स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथ ही उन प्रश्नों की डिटेल में समझाया जाएगा और उनसे संबंधित जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनको भी डिटेल में समझाया जाएगा। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में क्या हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेटिनिज्म, एनीमिया या रक्तल्पता, संक्रमण, एडिमा या सूजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेटिनिज्म। अब जानते हैं कि क्रेटिनिज्म, एनीमिया, संक्रमण और एडिमा क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रेटिनिज्म को। तो क्रेटिनिज्म है वह आयोडीन की कमी, प्रत्यक्ष रूप से शिशुओं में क्रेटिनिज्म से संबंधित होता है। क्रेटिनिज्म जिसे जन्मजात अपथायराइडता भी कहा जाता है, मुख्य रूप से आयोडीन की गंभीर कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो बच्चों के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही याद रखिए कि आयोडीन की कमी, जो गंभीर कमी के कारण पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्धिक दिव्यांगता, शारीरिक वृद्धि में रुकावट और अपथायराइड के अन्य लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। से बौद्धिक और वृद्धि संबंधी बाधा का गंभीर रूप माना जाता है। दिए गए विकल्पों में से गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी का जो सही संबंध शिशुओं में क्रेटिनिज्म से है। यह भ्रूण के सर्वोत्तम विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान उचित आयोडीन सेवन और थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। एनीमिया, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, एनीमिया या रक्तल्पता। आयोडीन की कमी से स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, परंतु यह आमतौर पर नवजात शिशुओं में एनीमिया से संबंधित नहीं होता है। यह क्या होता है? एनीमिया सामान्य रूप से आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी या फोलिक अम्ल की कमी से होता है, ना कि आयोडीन की कमी से। इसलिए सामान्य रूप से आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया था, संक्रमण। तो गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की कमी से प्रत्यक्ष रूप से नवजात शिशुओं में संक्रमण नहीं होता है। आयोडीन का अपर्याप्त सेवन शिशुओं के प्रतिरक्षा तंत्र के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, परंतु यह स्वाभाविक रूप से संक्रमण का कारण नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया गया था, एडिमा या जिसे सूजन कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी मुख्य रूप से एडिमा से संबंधित नहीं है। एडिमा की जो विशेषता है, शरीर की गुहाओं या ऊतकों से जल जैसे द्रव का अधिक जमा होना है। यह सामान्य रूप से हृदय, यकृत या वृक्क रोगों जैसी स्थितियों से संबंधित होता है, ना कि आयोडीन की कमी से संबंधित होता है। तो ये चारों ऑप्शन को डिटेल में देखा, जिसमें कहा गया था कि प्रश्न में कि गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी से होने से नवजात शिशुओं में क्या होता है? क्रेटिनिज्म होता है, ना कि एनीमिया, संक्रमण या एडिमा होता है। इसमें हमने क्रेटिनिज्म, एनीमिया और संक्रमण, साथ ही एडिमा, इन चारों ऑप्शन को डिटेल में समझा। इसी प्रकार ही आगे और देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है इसी प्रकार कि एड्स एक किस प्रकार का रोग है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानिक है, महामारी है, विश्वमारी है या विकीर्ण है। तो याद रखिएगा, एड्स एक विश्वमारी बीमारी या विश्वमारी रोग है। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही आप जान लीजिए कि विश्वमारी क्या है। तो विश्वमारी एक रोग के वैश्विक प्रकोप को संदर्भित करता है। विश्वमारी तब घटित होता है जब कोई नया विषाणु या जिसे वायरस कहा जाता है, लोगों को संक्रमित करने के लिए उभरा है
और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यापक रूप से फैलता है। जो एड्स है, एचआईवी उत्पन्न करने वाला विषाणु विश्व स्तर पर फैल गया और कई दशकों से यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। एड्स का जो महामारी विज्ञान है वह समझते हैं कि एड्स ने विश्व के सभी भागों को प्रभावित किया, परंतु वह सब सहारा अफ्रीका को असामान्य रूप से प्रभावित किया, जहां एचआईवी से पीड़ित 2/3 से अधिक लोग रहते हैं। महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने वाले जो अन्य क्षेत्र हैं, उसमें पूर्व यूरोप, मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका शामिल हैं। इसी के साथ जानते हैं एचआईवी संक्रमण के बारे में। तो एचआईवी एड्स उत्पन्न करने वाला विषाणु मुख्य रूप से यौन संपर्क, नशीली दवाओं के इंजेक्शन के लिए, सुइयों को साझा करने या जन्म या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में फैलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। इसके बाद है प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव। तो किस प्रकार एड्स है वह प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को संक्रमण से प्रतिरोध करने में सहायता प्रदान करता है। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो एचआईवी शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम कर देता है, जिससे व्यक्ति को अन्य संक्रमण या संक्रमण संबंधी कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसी के साथ जानते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या होती है, जिसे कि ART कहा जाता है। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में प्रकृति ने एचआईवी से पीड़ित लोगों को लंबे समय तक पाद जीवन जीने की अनुमति दी है। यद्यपि इन उपचारों की पहुंच और सामर्थ्य विशेष रूप से कम संसाधन स्थान में एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। इसी के साथ जानते हैं कि एचआईवी के रोकथाम के लिए प्रयास क्या है। तो एचआईवी प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने के लिए विश्व में लागू किए गए प्रमुख हस्तक्षेप में कॉन्डोम विस्तार, अंतःशिरा दवाएं, उपयोगकर्ताओं के लिए हानि में कमी, एचआईवी परीक्षण और परामर्श तक पहुंचने में वृद्धि, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए ART प्रदान करना शामिल है इसमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एड्स एक विश्वव्यापी रोग है जो एचआईवी की व्यापक वैश्विक उपस्थिति के कारण होता है। उपचार में प्रकृति की उपस्थिति, विशेष रूप से संसाधन सीमित देशों में, यह महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। विश्वमारी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रणनीतियों में इसे प्रसार को क्या किया जाता है, रोकने के लिए रोग का शीघ्र पता लगाना, उपचार तक पहुंचना और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल शामिल हैं। तो एड्स से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमने इस क्वेश्चन से के बारे में समझी। तो अगर आप इस प्रकार पढ़ेंगे तो आप लोगों को इस टाइप से हर प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। जो भी एड्स से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला रोग कारक क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं साल्मोनेला टाइफी, बेटुलिज्म, शैवाल या कवक। तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जो रोग कारक है वह है साल्मोनेला टाइफी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब जानते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में, जिसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी। तो जीवाणु को टाइफाइड ज्वर के रोग कारक के रूप में पहचाना जाता है, साल्मोनेला टाइफी को। तो साल्मोनेला टाइफी है 1 ग्राम नेगेटिव ऐच्छिक आवासीय जीव है जो केवल मनुष्यों को संक्रमित करता है। ये जीवाणु सामान्य रूप से दूषित भोजन और जल के सेवन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल जाते हैं। लक्षणों में सामान्य रूप से इसमें क्या होता है, तेज ज्वर, सिर दर्द, पेट दर्द और अतिसार या कब्ज सम्मिलित होता है। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म से टाइफाइड ज्वर नहीं होता है। यह क्या है, एक दुर्लभ और संभावित रूप से घातक रोग है जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिन
जीवाणु द्वारा उत्पन्न जीभ विष के कारण होता है। जीभ विष से पेशियों का पक्षाघात होता है और यदि इसका उपचार ना किया जाए तो यह घातक हो सकता है। यह आमतौर पर अनुचित प्रकार के संरक्षित या कम अम्ल सामग्री वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से जुड़ा होता है। यह टाइफाइड ज्वर से संबंधित नहीं है जो साल्मोनी टाइफाइड की साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है शैवाल। शैवाल टाइफाइड ज्वर से संबंधित नहीं है। ये क्या है? गैर रोगजनक जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सामान्य रूप से जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। कुछ जो प्रकार के शैवाल हैं वह हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से जुड़े होते हैं जो विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करके मनुष्यों को सीधे हानि पहुंचाते हैं। के बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है कवक, तो कवक जीवों का एक क्या है? विविध समूह होता है। कुछ कवक मनुष्यों में संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं परंतु ये टाइफाइड ज्वर के उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कवक के कारण जो होने वाले रोग के उदाहरण हैं उसमें कैंडिडियासिस है, एस्परग्लोसिस और दाद के रूप में सम्मिलित हैं। टाइफाइड का जो रोग कारक है वह साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु है, ना कि कवक है। तो इस प्रकार आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया है मेरिस्मस से पीड़ित बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन दिए गए हैं अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त, सामान्य से कम तापमान, उदर की पतली भित्ति में क्रमाकुचन दिखाई पड़ना, सामान्यीकृत एडिमा। तो मेरिस्मस से पीड़ित बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यह मेरिस्मस से पीड़ित बच्चों में दिखाई देता है। सामान्यीकृत एडिमा नहीं दिखाई देता है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जानते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला दिया गया है अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त। तो यह क्या है? मेरिस्मस का एक सामान्य लक्षण होता है। दीर्घकालीन कुपोषण जैसे कि मेरिस्मस में देखा गया है। दीर्घकालीन कुपोषण से आंत के स्तर में विभाजन होता है जिससे बिना अवशोषित भोजन के कण और जीवाणु रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। इसे लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। इसी के साथ याद रखिए शरीर इन हानिकारक पदार्थों को दस्त के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसीलिए मेरिस्मस से पीड़ित रोगियों में अम्लीय मल के साथ पानी जैसे दस्त देखे जा सकते हैं। सामान्य से कम ताप, जो दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य से कम तापक्रम, तो मेरिस्मस कुपोषण का एक गंभीर रूप है। शरीर ऊर्जा संरक्षण के लिए एक अनुकूली प्रतिक्रिया के रूप में अपने मूल तापमान को कम करके प्रतिक्रिया कर सकता है जिससे शरीर का सामान्य से कम तापमान हो सकता है। मेरिस्मस से पीड़ित बच्चों में यह लक्षण सामान्यतः दिखाई देते हैं। उदर की पतली भित्ति से क्रमाकुचन दिखाई पड़ता है। यह तीसरा ऑप्शन दिया गया है उदर की पतली भित्ति से क्रमाकुचन दिखाई पड़ता है। मेरिस्मस एक ऐसी स्थिति है जिसमें उदर की जो पेशियां सहित अन्य पेशियां नष्ट हो जाती हैं। उदर पतला हो जाता है जिससे क्या है आंतों की जो क्रमाकुचन गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मेरिस्मस से पीड़ित रोगों में यह एक विशिष्ट नैदानिक प्रकटन है। के बाद जो सबसे आखिरी ऑप्शन दिया गया है सामान्यीकृत एडिमा, तो यह लक्षण सामान्यतः मेरिस्मस में नहीं देखा जाता। सामान्यीकृत एडिमा जो द्रव संचय के कारण शरीर के विभिन्न भागों में सूजन को संदर्भित करता है, क्वासियोकोर का एक विशिष्ट संकेत है। याद रखिए सामान्यीकृत एडिमा क्वासियोकोर का एक विशिष्ट संकेत है। क्वासियोकोर गंभीर कुपोषण का एक और परंतु की एक भिन्न नैदानिक रूपरेखा है, जबकि मेरिस्मस और क्वासियोकोर दोनों कुपोषण के गंभीर हैं। एडिमा प्रोटीन के स्तर में अधिक
असंतुलन के कारण क्वाशियोकोर की अधिक विशेषता होती है। मैरिस्मस से पीड़ित बच्चे बेहद पतले होते हैं और उनके शरीर में वसा और पेशियों की उल्लेखनीय क्या होती है, हानि होती है, परंतु उसमें वह एडिमा नहीं दिखाई देता जो क्वाशियोकोर की विशेषता होती है। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन को हमने डिटेल में समझा, जिसमें मैरिस्मस से पीड़ित बच्चों की जो प्रकटन या उनमें दिखाई पड़ने वाले हैं बीमारी के लक्षण, जिसमें अम्लीय मल के साथ पतली पानी जैसे दस्त, सामान्य से कम तापक्रम, उदर की पतली भित्ति में क्रमाकुचन दिखाई देना, ये सभी मैरिस्मस से पीड़ित हैं। सामान्यीकृत एडिमा हमने देखा कि क्वाशियोकोर की विशेषता है। के बाद अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति के आहारीय अंतःग्रहण का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति के आहारीय अंतःग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से इन सभी, जिसमें 24 घंटे की आहारीय स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य आवृत्ति प्रणाली शामिल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब जानते हैं इन चारों ऑप्शन को डिटेल में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है 24 घंटे की आहार स्मृति। तो इस पद्धति में व्यक्ति को पिछले 24 घंटे में खाए गए सभी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को याद करने और उसका वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यह पद्धति सरल और त्वरित होती है। इसकी जो यथार्थता है, व्यक्ति की स्मृति और भाग के आकार का अनुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया गया था कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन। तो इस पद्धति में व्यक्तियों या अध्ययन प्रतिभागियों को भोजन पकाने से पहले और भोजन करने के बाद बचे हुए सभी भोजन को तौलने और अभिलेख करने के लिए कहा जाता है। यह सेवन का एक बहुत ही सटीक माप प्रदान करता है। फिर भी इसके लिए प्रतिभागियों से बहुत अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और इसमें समय भी लग सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली, जिसे FFQ भी कहा जाता है। यह पद्धति व्यक्तियों में यह अभिलेख करने के लिए कहती है कि वे सामान्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य पदार्थों की लंबी सूची में भी प्रत्येक भोजन का कितनी बार उपभोग करते हैं। यह दैनिक सेवन के बारे में कम सटीक है, परंतु यह समग्र आहार प्रतिरूप का बोध करता है और आहार में दिन प्रतिदिन परिवर्तनशीलता से कम प्रभावित होता है। आहार अभिलेख या डायरी के बारे में जान लीजिए कि विकल्पों में सूचीबद्ध नहीं है। आहार अभिलेख या डायरी भी सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसमें प्रतिभागी उपभोग के समय के साथ साथ एक विशेष अवधि में उपभोग किए गए सभी खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को लिखते हैं। व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित दृष्टिकोण, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पद्धति का चुनाव अध्ययन के लक्ष्य और संसाधनों, अध्ययन की जा रही जनसंख्या और कौन से पोषक तत्व या आहार घटकों में रुचि है पर निर्भर हो सकती है। प्रायः यथार्थवाद में सुधार के लिए पद्धतियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष में आहार का जो आकलन है विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करके किया जा सकता है, जैसे कि 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली। प्रत्येक पद्धति की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। तो ये पद्धतियां शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाताओं को व्यक्तियों की आहार सेवा का अनुमान लगाने और उन्हें व्यक्तिगत आहार सलाह प्रदान करने में सक्षम बनाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो आहार का आकलन है, विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किन किन पद्धतियों में व्यक्ति के आहारीय आकलन किया जाता है। तो जिसमें 24 घंटे की आहार स्मृति के बारे में जाना कि यह किस प्रकार की पद्धति है, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन जाना और साथ ही हमने
खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली के बारे में जाना। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कहा गया है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। ऑप्शन है पोषण स्थिति, स्वच्छता एवं साफ सफाई, आनुवांशिकी या उपर्युक्त सभी। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए जो कारक प्रभावित करते हैं उसमें पोषण स्थिति, स्वच्छता और साफ सफाई, आनुवांशिकी, ये तीनों ही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जानते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला है पोषण स्थिति। तो गर्भावस्था के दौरान मां की पोषण संबंधी स्थिति गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास और वृद्धि के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है, जिसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन और उचित कैलोरी का सेवन गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं का समर्थन करता है। कम मात्र पोषण के परिणाम स्वरूप जन्म के समय शिशुओं का कम वजन और विकासात्मक समस्याएं हो सकती हैं। के अतिरिक्त इस बात पर पुख्ता सबूत है कि गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान कुपोषण में दीर्घकालीन शारीरिक और संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। के बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वच्छता एवं साफ सफाई, तो एक निश्चित स्तर पर स्वच्छता और साफ सफाई भी गर्भस्थ शिशु की वृद्धि पर प्रभाव डालती है। गर्भावस्था के दौरान कम स्वच्छता से संक्रमण हो सकता है। इसी प्रकार कम स्वच्छता की स्थिति संक्रामक रोगों के कारण बनने वाले रोगजनकों के संपर्क में आने की समस्या को बढ़ा सकती है, जो गर्भावस्था के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स जैसे रोग जो कम स्वच्छता के कारण हो सकते हैं, गर्भस्थ शिशु के विकास में देरी, जन्म के समय शिशु का कम वजन और यहाँ तक कि गर्भपात जैसी जटिलताओं के कारण बन सकती है। के बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया था वह है आनुवांशिकी। तो गर्भस्थ शिशु के विकास में आनुवांशिकी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता दोनों के आनुवांशिक कारण वृद्धि दर, जन्म के समय का वजन, गर्भधारण की अवधि जैसे लक्षणों में योगदान करते हैं। अगर हम देखें आनुवांशिकी असामान्यताओं, तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और अन्य रोग जैसे विभिन्न सिंड्रोमिक स्थितियों की उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्भस्थ शिशु की सामान्य वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन के बारे में जाना कि जो बच्चे में पोषण संबंधी स्थिति के कारण किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है गर्भावस्था के दौरान, साथ ही स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में, साथ ही आनुवांशिकी से संबंधित रोगों के बारे में भी जाना कि गर्भावस्था के कारण गर्भस्थ शिशु को किन रोगों से या किस प्रकार इनकी वृद्धि में यह प्रभावित करते हैं। के बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन दिए हैं रेबीज और मप्स, टाइफाइड और टिटनेस, हैजा और क्षय रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए विषाणु से होने वाला जो रोग है वह रेबीज और मप्स है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं इन तीनों ऑप्शन, जिसमें रेबीज और मप्स के बारे में, टाइफाइड और टिटनेस के बारे में, हैजा और क्षय रोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रेबीज और मप्स के बारे में। तो रेबीज और मप्स दोनों विषाणु के कारण होते वाले रोग हैं। रेबीज एक जूनोटिक, याद रखिए जूनोटिक रोग है, जिसका अर्थ होता है यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों जैसे कुत्तों के काटने से होता है। तो याद रखिए रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज रोग रेबीज विषाणु के कारण होता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो सामान्यतः व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो सकती है। और जो मप्स रोग है वह मप्स विषाणु के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जटिल जो तार ग्रंथियों में सूजन,
ज्वर और पेशियों में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। यह प्रायः श्वसन बिंदु और किसी संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह दोनों ही रोग रेबीज और मप्स रोग विषाणु के कारण होते हैं। में हमने दोनों को डिटेल में जाना। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वह है टाइफाइड और टिटेनस रोग। तो टाइफाइड और टिटेनस रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं। यह कैसे होते हैं? टाइफाइड एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, जो दूषित भोजन या पानी से फैलता है। टिटेनस भी एक जीवाणु जनित रोग है जो क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु के कारण होता है। तो दोनों ही याद रखिए, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह जीवाणु सामान्य रूप से गहरे घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और एक विष उत्पन्न करता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें पेशियों में अकड़न और ऐंठन होती है। के बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है हैजा और क्षय रोग। तो हैजा और क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह सामान्य रूप से पीने के पानी या जीवाणु से दूषित भोजन खाने से होता है। के बाद जो क्षय रोग है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु के कारण होता है और यह रोग फेफड़ों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने जाना सभी प्रकार के रोग जो कि ऑप्शन दिए गए हैं, रेबीज और मप्स के बारे में, टाइफाइड और टिटनेस के बारे में, हैजा और क्षय रोग के बारे में। के बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद पोषक तत्व है जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है? ऑप्शन दिए गए हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है वह है प्रोटीन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जानते हैं इन तीनों ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला जानते हैं कि ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव। तो प्रोटीन पेशियों, त्वचा और बालों जैसे शरीर के ऊतक की वृद्धि और रखरखाव के लिए मौलिक होता है। प्रोटीन इन ऊतकों के लिए खंड है। जब व्यक्ति का शरीर बढ़ रहा है, नव प्राप्ति के दौरान शरीर में नए ऊतक विकसित होते हैं। नव प्राप्ति के दौरान जब व्यक्ति क्या होता है, शरीर में नई वृद्धि करता है, तो इसमें शरीर में नए ऊतक विकसित होते हैं या पेशियों के निर्माण के लिए शरीर काम कर रहा है, तो व्यक्ति को प्रोटीन की अधिक सेवा की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक भूमिकाएं जानते हैं। तो प्रोटीन अधिकांश जीवों के प्रमुख घटक हैं जो पेशियों और त्वचा सहित शरीर के ऊतकों और अंगों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। साथ ही एंजाइम की भूमिका, तो प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में लगभग हर जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। के बाद इसके नियामक कार्य के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन आनुवांशिक सूचना की अभिव्यक्ति, नियामक और संरचरण में सम्मिलित होते हैं, संचरण में सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए अनुलेखन कारक, ग्राही, आयन चैलन और कई अन्य जैसे प्रोटीन संकेत को ले जाते हैं और कार्य को सुविधाजनक बनाते हैं। इसी के साथ जानते हैं प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी जो प्रोटीन है। प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अपरिहार्य होती है। ये शरीर की रक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट बाह्य कणों जैसे विषाणु और जीवाणु से जुड़ते हैं। प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं जानते हैं। तो इन प्रक्रियाओं को सक्षम करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन युक्त संतुलित आहार का पालन करना आवश्यक होता है। प्रोटीन की अनुशंसित दैनिक मात्रा महिलाओं के लिए 46 ग्राम है और पुरुषों के लिए 56 ग्राम है। याद रखिए कि जो प्रोटीन की अनुशंसित दैनिक मात्रा है महिलाओं के लिए वह 46 ग्राम है और पुरुषों के लिए 56 ग्राम है, जिसमें आयु, गतिविधि स्तर और अन्य कारकों के आधार पर भिन्नता होती है। इसी के साथ जानते हैं आवश्यक और अनावश्यक अम्लों के बारे में। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जिनमें से
कुछ आवश्यक होते हैं जिनका अर्थ है उन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता और उन्हें आहार से प्राप्त किया जा सकता है। उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों में मांस, डेयरी उत्पाद, अंडे, फलियां और कुछ अनाज और सब्जियां सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की कमी जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से वृद्धि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, प्रतिरक्षा में कमी हो सकती है, हृदय और श्वसन तंत्र कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत अत्यधिक प्रोटीन का सेवन वृक्क पर दबाव डाल सकता है और निर्जलीकरण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। तो ये हमने प्रोटीन से संबंधित सभी प्रकार की भूमिकाएं, कार्य, आवश्यकता और इसकी कमी, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में, तो इन सभी के बारे में डिटेल में जाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया गया है, एक बच्चे की वृद्धि मंदता, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं दूध, अंडपीतक, दाल, खट्टे फल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खट्टे फल। प्रश्न में कहा गया है कि एक बच्चे में बुद्धिमंदता है और वह चल नहीं सकता, उसके पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाता है? अब जानते हैं इनको डिटेल में। तो विटामिन सी और वृद्धि मंदता को जानते हैं। कोलेजन उत्पादन के लिए विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक अम्ल, महत्वपूर्ण होता है। यह प्रोटीन रक्त वाहिकाओं, त्वचा, उपास्थियों और पेशियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को पर्याप्त विटामिन सी मिले, स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसी के साथ विटामिन सी और गतिशीलता जानते हैं कि विटामिन सी शरीर के ऊतकों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, जिससे हड्डियों के निर्माण में शामिल ऊतक भी सम्मिलित होता है। इसीलिए इसकी कमी से वृद्धि और गतिशीलता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन सी और चोट के बारे में जानते हैं। तो घाव भरने और स्वास्थ्य रक्त वाहिकाओं के देखभाल में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन सी की अगर किसी का घाव भरना हो, रक्त वाहिकाओं की देखभाल है, तो विटामिन सी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देता है। विटामिन सी की कमी के कारण चोट लगने की समस्या बढ़ सकती है। इसी के साथ जानते हैं खट्टे फल। तो खट्टे फल विटामिन सी के क्या हैं? अच्छे स्रोत होते हैं। श्रेणी के अंतर्गत खट्टे अंगूर, संतरे, नींबू, मौसम्बी सम्मिलित होते हैं। बच्चों को इन फलों सहित संतुलित आहार देने से विटामिन सी की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। विटामिन सी के अन्य स्रोत जानते हैं। तो खट्टे फलों के अतिरिक्त अन्य फल और सब्जियां जैसे कि स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, कीवी, अमरूद, पपीता और ब्रोकली और बुसेल स्प्राउट्स जैसी सब्जियां भी विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं। संतुलित आहार का महत्व है, जबकि विटामिन सी संपूर्ण विटामिन सी की कमियों को ठीक करने में सहायता प्रदान कर सकता है। संतुलित आहार स्वास्थ्य को बनाए रखने और भविष्य में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चा विभिन्न फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन स्रोतों सहित विविधता से भरपूर आहार का सेवन करे। तो इस प्रकार हमने विटामिन सी के बारे में डिटेल में जाना। आइए देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम किस पर केंद्रित है? ऑप्शन दिए गए हैं कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति के व्यापक और उपर्युक्त परामर्श, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम में कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति के व्यापक और उपर्युक्त परामर्श, सभी पर केंद्रित किया जाता है।
अब जानते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला है कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात की रोकथाम के बारे में, जिसमें पीसीपीएनडीटी अधिनियम मुख्य रूप से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पारित किया गया था, जो भारत में लड़कों के लिए सामाजिक प्राथमिकता के कारण एक गंभीर मुद्दा है। यह अधिनियम प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तकनीकी के दुरुपयोग पर रोक लगाता है, जिससे लिंग चयनात्मक गर्भपात होता है। जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है। अधिनियम स्पष्ट रूप से भ्रूण के लिंग के निर्धारण या प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। चिकित्सालय, अस्पताल या प्रयोगशालाएं कोई भी परीक्षण या प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं जो जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता लगा सके। इस उद्देश्य से लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रथा को रोकना है। ऑप्शन नंबर सी दिया है दंपति के व्यापक एवं उपर्युक्त परामर्श। तो अधिनियम प्रसव पूर्व परीक्षण के नैदानिक हितार्थ पर दंपतियों को उचित परामर्श देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि भ्रूण के साथ संभावित अनुवांशिक और विकासात्मक समस्याओं को पता लगाने के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण महत्वपूर्ण होता है तथा इसका उपयोग बच्चे के लिंग पर निर्धारण करते हैं, जैसे गैर चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम संक्षेप में कहें तो पीसीपीएनडी अधिनियम लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए, भ्रूण के लिंग के निर्धारण और प्रकटीकरण को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। यह उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी को भी विनियमित करता है। इसके अतिरिक्त यह पूरी प्रक्रिया को समझने और नियमों का पालन करने के लिए दंपतियों को उचित परामर्श देने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर भी इसका जो उल्लेख है वह करना क्या है, महत्वपूर्ण होता है। यह अधिनियम स्वयं गर्भपात के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये विशेष रूप से लिंग चयनात्मक गर्भपात के कदाचार को लक्षित करता है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अनुसार भारत में गर्भावस्था के 20वें सप्ताह तक विशिष्ट परिस्थितियों में गर्भपात वैध होता है। तो इस प्रकार हमने तीनों ऑप्शन को डिटेल में समझा, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात की रोकथाम, जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपति के व्यापक एवं उपर्युक्त परामर्श। तो इन तीनों को डिटेल में समझा तो यह इन सभी पर ध्यान केंद्रित करती है, गर्भावस्था, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, साथ ही मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।